हमारे वाले कहाँ हैं? ठीक है। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में कई दिनों से चर्चा है कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और देश के हर राज्य में एक मिसाल बनने वाले दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी की इतनी अच्छी इमेज होने के बावजूद लोग उनसे इतना प्यार करते हैं, इतनी सहानुभूति रखते हैं, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी मनीष सिसोदिया जी को क्यों टारगेट बना रही है और क्या कारण है? एक के बाद एक एजेंसियों के बारे में पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकियां देते हैं, उनके प्रवक्ता टीवी डिबेट में लाइव सीबीआई और ईडी के नाम की धमकियां देते हैं, उनको डराया जाता है, फिर सीबीआई केस रजिस्टर करती है, केस रजिस्टर करने के अगले दिन 30 अफसर उनके घर पे छापा मारते हैं। पूरे दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक शिक्षा मंत्री के ऊपर इतना दबाव क्यों बना रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री कार्यालय क्या चाहता है? आज मैं आप लोगों के माध्यम से देश के लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार क्या चाहती है? केंद्र सरकार चाहती है महंगाई बढ़ती रहे, कोई विपक्ष का आदमी आवाज ना उठाए, बेरोजगार युवा सड़कों पे घूमते रहें, कोई विपक्ष से केजरीवाल उठ के प्रधानमंत्री जी से सवाल ना कर ले। डॉलर की हालत वो हो गई है कि रुपया इतना बुरा कभी इतिहास में नहीं गिरा, मगर दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया पलटकर केंद्र सरकार से दिल्ली की और देश की इकोनॉमी के बारे में कोई सवाल ना पूछ लें। मोदी जी के कॉरपोरेट मित्रों को 10 लाख करोड़ के एनपीए की राहत हो जाए मगर इस पे सवाल ना उठे, कॉरपोरेट टैक्स कम हो जाए मगर विपक्ष चुप रहे। तो ये किस मोडस ऑपरेंडी से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, मैं आपको कुछ उदाहरण जो है देना चाहता हूं। और उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं शुवेंदु अधिकारी, टीएमसी के नेता थे। भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैंपेन शारदा चिट स्कैम और शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ था और कई महीने तक ये जो है पूरा का पूरा नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी का चला। जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई तो सीबीआई ने उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया, छापेमारी की। 2017 में उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के अंदर भी केस रजिस्टर किया गया और ईडी ने छापेमारी की, इंटेरोगेशन हुई, फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, सारी की सारी इंटेरोगेशन, सारे के सारे उनके ऊपर आरोप अब खत्म हो गए हैं। अब शुवेंदु अधिकारी जो उस वक्त बंगाल के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे, भारतीय जनता पार्टी कहती थी, मैं नहीं कह रहा, आज वो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के लीडर ऑफ अपोजिशन है। एक और उदाहरण देता हूं, हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा अगस्त 2015 में से पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने असम में बाकायदा कैंपेन चलाया कई महीनों तक हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ कि इन्होंने वाटर स्कैम के अंदर करोड़ों रुपए हड़प लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा बुकलेट निकाली हेमंत बिस्व शर्मा के नाम पे कि इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं हो सकता, और पूरी कैंपेन हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ थी। और यह मामला यहां तक बढ़ा कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने भी इस मामले के अंदर केस दर्ज किया।
और अमेरिका की गवर्नमेंट ने भी ये कहा कि इसके अंदर किसी मंत्री को पैसे दिए गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि वो मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं। और आज हेमंत बिस्व शर्मा असम में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। जिनके खिलाफ कैंपेन चलाया उनको आपने पार्टी ज्वाइन कराई और अब वो आपके यहां मुख्यमंत्री हैं। मुकुल रॉय 2017 में 3 नवंबर 2017 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले मुकुल रॉय बंगाल के सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हुआ करते थे। शारदा चिट स्कैम और नड़ादा स्कैम के अंदर सबसे बड़े आरोपी की तरह भारतीय जनता पार्टी ने इनके खिलाफ कैंपेन चलाया। इनके ऊपर मुकदमे किए गए। इनके और इनके साथ 12 टीएमसी के लोगों का स्टिंग भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज किया और खूब प्रचारित किया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये शामिल हो गए। और जब ये शामिल हो गए तो इनके ऊपर सारी इन्वेस्टिगेशन, सारी की सारी जो कार्रवाई है वो ठंडे बस्ते में चली गई। भारतीय जनता पार्टी ने इनका नाम लेना भी बंद कर दिया। इसके बाद मैं उदाहरण दूंगा नारायण राणे, महाराष्ट्र के गद्दावर नेता नारायण राणे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए, कैंपेन चलाया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने दर्ज किया। उसके बाद इनके ऊपर एक जमीन घोटाले के अंदर बड़ा कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, और फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए, और ये सारे मामले जो है ठंडे बस्ते के अंदर चले गए। इस तरीके के मेरे पास 3 दर्जन मामले हैं। क्या तो वो मुकुल राय हो, क्या वो सुखराम जी के बेटे अनिल शर्मा हो, जिनके खिलाफ फर्स्ट टेलीकॉम स्कैम में भारतीय जनता पार्टी ने कई सालों तक कैंपेन चलाया, चाहे वो पेमा खुंडू हो, जिनको आज अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, उनके और उनके साथ कई साथियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया कि वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जब सुसाइड किया था तो इनके बारे में कई बातें लिख के वो मरे थे, और इनके ऊपर कैंपेन चलाया। फिर ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और फिर भारतीय जनता पार्टी ने इनके बारे में कुछ भी कहना बंद कर दिया। इसके अलावा वजयंत पांडा, मनी लॉन्ड्रिंग, वॉयलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर आरोप लगाए। जब ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2019 में शामिल हो गए तो जांच ठंडे बस्ते में चली गई। पुरुषोत्तम साबरिया, इनके ऊपर गुजरात के अंदर इरिगेशन स्कैम में पूरा का पूरा कैंपेन चलाया, मुकदमे किए, दबाव बनाया। 2019 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, सारी इन्वेस्टिगेशन ठंडे बस्ते में। शुभेंदु अधिकारी आपको बता चुका हूं, और इस तरीके से दर्जनों ऐसे बड़े बड़े नेता अलग अलग राज्यों में रहे हैं जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने एक कैंपेन चलाया, ईडी और सीबीआई से मुकदमे दर्ज कराए, उनके घर और उनके साथियों पर छापे डलवाए, उनको बदनाम किया, और उसके बाद वो जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो वो दूध से नहाकर भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलकर बिल्कुल साफ सुथरे बाहर निकले। ये आईना भारतीय जनता पार्टी को दिखाना जरूरी है, और देश के लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से ऑपरेट करती है, अपने खिलाफ बोलने वालों के मुंह बंद कराने के लिए क्या करती है। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने यह खुलासा किया कि उनके ऊपर जो सीबीआई की, ईडी की धरपकड़ हो रही है, उससे संबंधित उनको एक मैसेज आया है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, आप भाजपा में आ जाइए, आपके सारे केस हम सुलट लेंगे। सोचिए भारतीय जनता पार्टी आज किस हद तक गिर चुकी है। और मनीष सिसोदिया जी ने क्या कहा, मुझे लगता है जिन लोगों ने मनीष सिसोदिया के नाम का मजाक उड़ाया, उनके नाम के साथ जुड़े हुए सिसोदिया शब्द का मजाक उड़ाया,
उनको भी ये बहुत बड़ा करारा जवाब है। मनीष जी ने बोला जो सिसोदिया लिखा हुआ है ना, ये महाराणा प्रताप के वंश से आया है शब्द। हम वो सिसोदिया हैं जो अपनी गर्दन दे सकते हैं मगर गद्दारी नहीं कर सकते। तुम्हें जितने मुकदमे करने हैं कर लो, फांसी पे लटकाना है लटका देना। हम महाराणा प्रताप के राजपूत वंशज हैं, सर कटा देंगे मगर देश के दुश्मनों के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे मनीष सिसोदिया। और आज इस पार्टी को, पूरी दिल्ली को मनीष सिसोदिया के ऊपर गर्व है। मुझे बहुत गर्व है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते हुए कि मनीष सिसोदिया जी को यहां तक कहा गया, बहुत कम लोग होंगे जो इतनी बड़ी चीज को ठुकरा सकें। उनको यह कहा गया कि हमारे पास दिल्ली के अंदर केजरीवाल के मुकाबले कोई चेहरा नहीं है। हमने कई चेहरे बदले, हर्षवर्धन लाए, मनोज तिवारी लाए, आदेश गुप्ता लाए, एक वो कौन थे वो जो मीटर वाले थे, उपाध्याय जी, सतीश उपाध्याय जी लाए, कई लोग लाए, कोई जम ही नहीं रहा। केजरीवाल के कद का कोई आदमी नहीं मिल रहा। आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार आपको बनाएंगे। आपकी अच्छी छवि है, लोग पसंद करते हैं, आपका बड़ा करियर है, आप आगे तक जा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं। अरविंद केजरीवाल मेरे गुरु हैं, मेरे मुख्यमंत्री नहीं है, मेरे गुरु हैं। उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। और मनीष सिसोदिया जी का सपना उन्होंने बताया कि मेरा सपना देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना है। मेरा सपना मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं है। दोस्तों, आज देश को यह बताने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी किस हद तक गिर चुकी है, किस हद तक 2014 से अब तक कई दर्जन बड़े बड़े नेताओं को डरा धमकाकर ये चुप कराते हैं या अपनी तरफ लेते हैं। और आज इसका खुलासा हमारी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने किया है। मुझे लगता है कि उन्होंने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने जानकारी दी है। आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ये ऑफर किसने दिया? आधार क्या है सर? कब सबूत पेश करेंगे आप? जो ऑफर आया बीजेपी कब आया, किसके बाद, कैसे यकीन दिलाया आपने दावे पर? आपके पास तो यकीन करने के लिए बहुत सारे दावे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर मुकुल रॉय से लेकर मुकुल अधिकारी से लेकर पता नहीं इतनी लंबी लिस्ट है। आप पता करिए क्या तरीका है बीजेपी का, वही तरीका है। समय रहते हुए वो भी बताया जाएगा, वो भी वो बताएंगे, मगर तरीका वही है जो बाकी नेताओं के साथ जो तरीका है वो ही सेम मोडस ऑपरेंडी है, वो भी बताएंगे। ये मैंने नहीं पूछा कि उनसे कि आज हुआ है कल हुआ है, मगर ये मोडस ऑपरेंडी आज से नहीं चल रही है, 2014 से चल रही है। किसी के माध्यम से? भाटी जी आप बहुत पूछ चुके हैं, उन्हें पूछने दीजिए। क्या कोई कॉल आया है? ये मेरी बातचीत नहीं हुई है मनीष जी से, इसके बारे में और जानकारी देंगे, मगर सेम मॉडस ऑपरेंडी से, सेम तरीके से इस चीज को बढ़ाया जा रहा है। आपने तो एक आपने हिस्ट्री बता दी कि जी जी जी, लेकिन जो दावा मनीष सिसोदिया ने किया है उसके लिए तो कोई कॉल या मैसेज आना जरूरी है। बिल्कुल मनीष जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के अंदर आगे भी आपको बताएंगे। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है दोस्तों, अभी तो कई प्रेस वार्ता करेंगे इसके ऊपर। पूरी जो पोल है भारतीय जनता पार्टी की वो खोली जाएगी। और ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से जरूर पूछना मेरे दोस्तों कि ऐसा क्या हो जाता है कि जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कैंपेन चलाती है, और आज तो सारी एजेंसीज भी भारतीय जनता पार्टी के अधीन है, जब वो आदमी भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ जाता है तो सारे केस ठंडे बस्ते के अंदर चले जाते हैं, सारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है, सारी कैंपेन बंद हो जाती है। कितने विधायकों को साथ लाने का प्रस्ताव? अब ये डिटेल जो है मुझे नहीं है, बट विधायक
अगर आपको सरकार बनानी है, ये मेरा सिर्फ अपना आकलन है, 8 तो उनके पास है, 36 के लिए उनको 36 -8। सीबीआई रेड के बाद ऐसा प्रस्ताव आया सिसोदिया जी के पास? असल में क्या वो प्लेन में चढ़ गए, तो मेरी इस बारे में पूरी बात नहीं हुई है, वो गुजरात पहुंच रहे हैं, मगर ये मोडस ऑपरेंडी सेम है। तो अगर इतना बड़ा कोई ऑफर है तो फिर बीजेपी के उस नेता को एक्सपोज करने में आम आदमी कर तो दिया, आज हमने पूरा एक्सपोज कर दिया, सब करेंगे, धीरे धीरे सब करेंगे। हम तो आपको कह रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए आप कि आपने इतनी बड़ी कैंपेन चलाई हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ, क्या हुआ? सारे केस खत्म क्यों हो गए? मुकुल रॉय के पास क्या हुआ? शुभेंदु अधिकारी का क्या हुआ? इन सब का क्यों ऐसा हुआ कि सीबीआई ईडी जो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, अपने हिसाब से काम करती है, जैसे ही कोई भ्रष्टाचारी जिसके ऊपर आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और सारा का सारा मामला ठंडा हो जाता है। ऑफिशियली क्या ये चीज आम आदमी पार्टी राइट। आपने कहा कि पॉपुलैरिटी बढ़ रही है आम आदमी पार्टी की, इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन क्या इन सब से एलिगेशन जो सीरियस लगाए गए हैं क्या वो कम हो जाते हैं, कम आ सकते हैं उस चीज को? क्या नहीं, एलिगेशन तो पहले दिन से ही नॉन सीरियस है। एक भी एलिगेशन ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई आपने बताया हो कि साहब ऐसा हो गया। जो भी 2-3 एलिगेशन है, सारे के सारे प्रोसेस के अंदर है, सारे की सारी वो चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी का रेलवे मिनिस्ट्री करती आई है, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी करती आई है। कोरोना में लॉकडाउन के समय कंसेशन इन्होंने भी दिए, आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी दिए, तो इसमें भ्रष्टाचार कहां से आ गया? मतलब आप छोटे मोटे प्रोसेस की रेगुलरिटी को पॉइंट आउट कर सकते हो कहीं पे, मगर आप ये कहो कि इसके अंदर हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया, वो तो है नहीं। अगर ये पॉलिसी किसी तरीके से फेल की गई और किसी को करोड़ों का फायदा पहुंचाया गया, तो वो उस वक्त के एलजी ने किया, उन्होंने पॉलिसी को हां करके एन मौके पे उसको पलटा है। सर, भाजपा आम आदमी पार्टी के ऐसे ही सभी लीडर को क्यों टारगेट कर रही है जो पार्टी में 1, 2, 3, 4, 5 का हैसियत रखता है? देखिए, हर जगह उन्होंने ऐसे ही किया है। असम के अंदर उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा को टारगेट किया, जिनको नॉर्थ ईस्ट का अमित शाह माना जाता था, बहुत बड़े नेता थे। टीएमसी के मुकुल रॉय और ये अधिकारी शुभेंदु अधिकारी, ये बहुत बड़े कद के नेता थे, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि ममता बनर्जी कोई ना आ जाएंगे उनकी पार्टी में, नंबर 2, नंबर 3 उसी को टारगेट किया जाता है और उसी के ऊपर पूरा दबाव बना के कोशिश की जाती है कि हमारी पार्टी का खाता तो खुले। ये मोडस ऑपरेंडी है। अभी आपने कहा कि भ्रष्टाचार जो है वो पूर्व एलजी में है, तो गड़बड़ियां क्या उन्होंने की है आपकी जांच उनके खिलाफ? किनके खिलाफ हो? अभी पूर्व एलजी का जिक्र आपने किया, तो आपने कहा कि देखिए, जांच की शुरुआत ही सीबीआई को एलजी साहब के उस फैसले से करनी चाहिए जिसके अंदर पहले उन्होंने कहा कि दिल्ली के 100% एरिया के अंदर इतनी दुकानें खुलेंगी, और बाद में उसमें उन्होंने 40% एरिया हटा दिया और बोला कि बाकी 60 में खुलेंगी। उससे जिन भी ठेकेदारों ने, जिन भी लाइसेंसीज ने अपनी बिड डाली थी, वो लोग हाईकोर्ट गए, करीब आधा दर्जन पिटीशन हाईकोर्ट ने डिसाइड किए। हाईकोर्ट का आदेश हुआ सरकार को कि आप इनके पैसे वापस कीजिए। सरकार को 30% फीस वापस करनी पड़ी और पॉलिसी के अंदर सरकार के रेवेन्यू के अंदर घटना जो है वो शुरू हो गया। ये सब मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, हाई कोर्ट के अंदर ये चीजें डिसाइडेड हैं। और कोई चीज? बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बहुत हो गए।